बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्ज़ा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं, और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है, और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें कोई थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखें, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे, और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे, और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया, और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मज़ीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे ले लें, अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को वहाँ लगाएं। जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फ़ौज तैयार की है वतन अजीज़ के दिफा के लिए, उस फ़ौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। लेकिन याद रखिएगा, वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो IMF से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया, और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहाँ पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं। उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफ़िक़ा पॉलिसी बनी थी, और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पर ओपन डिबेट हुई थी, और ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। PTI अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे। लेकिन अब 10 साल गुजर गए इस बात को, और अब ये फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है, और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है। और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था, कौमी मौक़िफ़, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि एक खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफ़ी था। इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं। देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया, तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे। उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं,
और पाकिस्तानियों को उस पैसे में से कोई हिस्सा नहीं मिला, सवाए इसके कि पाकिस्तान में मनशियात का कल्चर आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक कल्चर आया, पाकिस्तान में क्लाशनकोफ का एक कल्चर आया, और पाकिस्तान के अंदर बारूद आ गए, मनशियात आ गई, बहुत सारी बुराइयां पाकिस्तान में आई। और पाकिस्तान में जो जर्नैलों के बच्चे थे वो बहुत अमीर हो गए, वो अरबोपति हो गए। यानी उनकी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह एक तरफ और उससे हज़ारों गुना पैसा उनके पास आ गया। ये पैसा कहाँ से आया? ये अमेरिकन ने जो डॉलर दिए थे अफ़गान वॉर के बीच में, फिर हमने पकड़ पकड़ के अपने पाकिस्तानी यहाँ से अमेरिका के हवाले भी किए कि इसको भी ले जाओ, इसको, वो यूसुफ रमज़ी, वो एमल कानसी, ये आफिया सदीकी और बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। वो लोग भी डॉलरों के बदले में अमेरिका के हवाले किए गए। तो अमेरिका से जब आप पैसे लेंगे ना तो अमेरिका आपको मुफ्त में नहीं देगा, वो आपसे मांगेगा कुछ। आपको अमेरिका की जंग लड़नी पड़ेगी एक मरतबा फिर कौम को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लाशें बिछेंगी, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमें पैसे देगा तो उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एक लंच है वो मुफ्त में नहीं था। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लाशें गिर रही हैं, हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी बलूचिस्तान में खून की होली खेली गई, 7 लाशें मजीद मिली हैं, तशद्दुद लाशें हैं, उनको गोलियां भी मारी गई हैं और ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान से लाशें मिलती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे जबरी तौर पे इंसानों को गुमशुदा किया जाता है। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ सरकार भी कर रही है और दहशतगर्द भी कर रहे हैं। तो हम एक आग में झुलस रहे हैं। यही कुछ हमारा खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। वहाँ पुलिस लड़ लड़ के थक गई है, लेकिन दहशतगर्दों को जिन्होंने लाकर बसाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि जनाब आप बॉर्डर पे बैठे हैं तो दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आ गए। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। जनरल बाजवा को बुलाकर पूछा जाए ना कि आप इन बंदों को पाकिस्तान में क्यों लेकर आए, जब सारे आपको समझा रहे थे कि ये काम ना करें तो ये काम आपने क्यों किया। अब तो एमल वली खान भी बोलना शुरू हो गए, यानी एक एक करके सब बोल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने आवाज़ उठाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर जमात इस्लामी ने बताया, उन्होंने गवाही दी कि इमरान खान की जो मुंतखब हुकूमत की उसका तख्ता उल्टा जर्नैलों ने, और जर्नैलों ने जब तख्ता उल्टा तो उस वक्त जर्नैलों के साथ फजलुर रहमान भी मिल गए और बाकी सारे भी मिल गए, और अब जिस जिसको हिस्सा नहीं मिला वो सारे रोला डाल रहे हैं। एमल वली खान ने डिटेल स्टेटमेंट दी है, लेकिन देखें एएनपी भी बात तो वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आज तनख्वाह की बात बुरी लग रही है, कल तक ये निज़ाम हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने डॉलर लेकर अपने बच्चे और लोग मरवाए हैं। दिफाई इदारे की जिम्मेदारी है कि वो हर कीमत पर हमारा दिफा करे, हम उनकी कदर करेंगे। शहीद सब मोतबर हैं और ये फैसला अल्लाह ताला ने करना है। दिफाई इदारा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये फौज और एजेंसियों को एमल वली खान का पैगाम है, जिन्हें बलूचिस्तान से सेनेटर बनवाया गया था एजेंसियों की तरफ से। तो अब उन्होंने ये कहा कि दिफाई इदारा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। दहशतगर्दी का मसला पॉलिसी तब्दील करने के बगैर हल नहीं हो सकता, और यही असल बात है। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। बारंग बलोच को जेल में डाल के आप दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो दहशतगर्द नहीं है, वो नौजवानों को इकट्ठा कर रही थी एक मकसद के लिए। देखिए ना, आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, मुझे फिर याद आ गया इंडिया में जो एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। इंडियन पुलिस वहां पे स्टूडेंट्स को या नौजवानों को डंडा मारे ना तो पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं वो तिलमिला उठते हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स गोलियां भी मारे ना नौजवानों को और उनकी लाशें पड़ी हुई हो तो ये लाशों के ऊपर से गुजरते हुए कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है। ये फर्क है। हमारे टाउट्स जो है वो इस तरीके से सोचते हैं, ऐसे देखते हैं। यानी ये इंडियन नौजवानों से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानी नौजवानों से नफरत करते हैं। तहरीक लब्बैक के लोगों को कैसे मारा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आए इस्लामाबाद में उनको कैसे कत्लेआम किया गया, कश्मीरियों को अभी 50 के करीब लाशें कैसे तोहफे में दी गई। इससे पहले जब खामनाई की शहादत हुई उस दिन जो निकले अहले तशी उनके ऊपर जब गोलियां चलाई गई तो वहां पे दर्जनों लोग कैसे शहीद किए गए। ये सारे वाकयात पाकिस्तान में इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं होने दिए। पाकिस्तान में लोगों के सर फटते हैं तो खुशी से बताते हैं। वो एक सहाफ़ी है, उसने बरनौल की तस्वीर लगाई कि आज इनको फेंटा लगा, इनको बरनौल दी जाए। यहां पे इस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं ये टाउट्स, और वहां इंडिया में
पुलिस ने जो सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया नौजवानों के खिलाफ वो डंडा था। और यहां पे काम शुरू ही G3 से होता है, क्लैशनकोफ से होता है कि मारो इनको, कोई इनका पूछने वाला नहीं है और ना ये किसी को जवाब दें। तो ईमान मजारी जो आवाज उठाती थी, इंसानियत के लिए बात करती थी, इंसानी हकूक के लिए बात करती थी, उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया। मारंग बलोच को सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया। अब ये दो खवातीन की आप मिसाल ले लेना, चले पॉलिटिकल लोगों को साइड पे करें, ये तो नॉन पॉलिटिकल हैं, तो इनको जेलों में डाल के आप कौन सी जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? और वो टाउट सारे के सारे बैठ के इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इंडिया में किसी लड़की को एक डंडा पड़ जाए तो उसकी तकरीर निकाल के लगाते हैं, जनाब ये देखें, आपको पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए, पाकिस्तान में इनको चाहिए मार्शल लॉ, पाकिस्तान में इनको चाहिए जुल्म, बर्बरियत और हिस्सा चाहिए कि हर चीज में हमारा मफाद निकलना चाहिए। जबकि इंडिया में इनको चाहिए जमहूरियत, और इंडिया की जमहूरियत सबने देखी। जो उनके नौजवान जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में इससे आधी बात करने के ऊपर बंदा और खानदान समेत गायब हो जाता है। ये पाकिस्तान में किया जाता है। तो एमएल वली खान का स्टेटमेंट आपने देखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि 5 अगस्त से हम एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जेल में कैद हुए, और ये नई तहरीक अब शुरू करने जा रहे हैं। क्या इनकी कोई तैयारी है? क्या ये अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? देखिए, अभी तक सुहेल अफरीदी ने जितनी कॉपरेशन की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उतनी कॉपरेशन अली अमीन गंडापुर भी नहीं कर पाए थे। तो इस कॉपरेशन के बदले में क्या वो इमरान खान को कोई एक रिलीफ दिलवा पाए? तो अफसोस के कहना पड़ता है कि वो नहीं ऐसा कर पाए। इमरान खान साहब से जितनी भी डील की कोशिशें की गई हैं, अभी हाल ही में कोशिश की गई, उन सारों में नाकामी हुई है डील करने वालों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनकी क़यादत किस आसरे में बैठी हुई है कि कोई मफामत कर लेंगे? मफामत ऐसे नहीं होनी, मुज़ामत होगी तो मफामत होगी, वरना मफामत हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, 26 नवंबर की आप मिसाल ले लें। अब ये कह रहे हैं दोबारा लोगों को निकालेंगे, लेकिन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था इस्लामाबाद डी चौक में, उसका एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें बैरिस्टर गौहर को बनाया गया था मुद्दई, और ये बताया गया था कि जनाब इसमें हमारे इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने ऐसे ऐसे मारा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीधी गोलियां मारी, मुकदमा दर्ज किए जाएं शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर और दीगर के ऊपर। लेकिन आज 1.5 साल से ज़ायद गुजरने के बाद वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई, और इसमें अदालत का कसूर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अपना कसूर है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका, देखें ना, अदालत ने तो वही करना है ना जो चीज़ें उसके सामने आनी है। आप अदालत को ब्लेम कर दें कि अदालत कंप्रोमाइज्ड है, क्या आप ये कह दें उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंसाफ किया है? जज ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा, जनाब 16 समातें हुई हैं, इन 16 समातों में भी अभी तक बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने आकर बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। 16 समातें हुई हैं और बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। इसके अलावा मजीद गवाह भी थे इस सारे मामले के अंदर, यानी कोई सबूत लेकर नहीं गए, इन्होंने बताया ही नहीं। यहाँ पे डिटेल जो है वो साकिब बशीर साहब ने शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जो दरख्वास्त दी गई उसको देखकर लगता है कि 12 लोग हलाक हुए, 38 लोग जख्मी हुए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद हैं वो पेश ही नहीं किए गए। सुहेल अफरीदी, डॉक्टर अमजद और शफी जान, ये बतौर गवाह इनका नाम है, लेकिन उन्होंने कभी अदालत में आकर बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स और सहाफ़ियों का भी बतौर गवाह नाम लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी कभी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से लिखा गया कि उनका कंटेनर जला दिया गया, फायरिंग की गई, लेकिन उनका नाम बतौर गवाह दरख्वास्त के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। पोस्टमार्टम अगर अस्पताल नहीं दे रहा था तो अपने तौर पर भी मुतासरा फैमिली किसी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा सकती थी या पीटीआई करवा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं करवाया गया। पोस्टमार्टम की कुछ फोटोकॉपियां लगाई गई, लेकिन वो भी तारीख के लिहाज से क्लियर नहीं है। शवाहिद की अदम मौजूदगी में ये ज़बानी इल्ज़ामात पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कब्र कुशाई का कानूनी हक मौजूद था। मजिस्ट्रेट अदालत को दरख्वास्त देकर लाशों की कब्र कुशाई और मौत की असल वजूहात जानने की कार्रवाई करवा सकते थे।
इस हवाले से 19 माह के दौरान ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त अदम शवाहिद की बिना पर नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की जाती है। ये अपने कारकुनों का खून बेच दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने एक जिले शाह को इनके गले में फंसा दिया था। हम आज भी शहीद अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे सहाफ़ी भी आवाज उठाते हैं जिन्हें शहीद अरशद शरीफ के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, जिन्हें इत्तफाक है वो भी आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या ये सारे लावारिस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जिन्हें गोलियां लगी, जिन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनकी लाशें गई उनके घरों में? क्या बतौर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पोस्टमार्टम करवाते? अगर इस्लामाबाद नहीं कर रहा था तो अपने सरकारी अस्पतालों से खैबर पख्तूनख्वा में करवा लेते। लेकिन इस सारे मामले को दबाया गया और बैरिस्टर गौहर ने 1.5 साल तक अपना बयान ही कलमबंद नहीं करवाया। सुहेल अफरीदी गवाह थे इसमें, शफी जान इसमें गवाह थे, डॉक्टर अमजद इसमें गवाह थे, वो भी बयान देने के लिए नहीं आए। तो अब ये तो देखें ना, ज्यादती है, अपनी ही सियासी जमात के साथ और उसके कारकुनों के साथ ज्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने की है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब गए जलसा करने के लिए आज़ाद कश्मीर में, तो अब कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं और हम हैरान हो रहे हैं। नंबर एक तो यह है कि कुछ बसों की तस्वीरें और वीडियोस मुस्लिम लीग नून के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से निकल कर आई, जिनमें नौजवान ये लिख रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं आज़ाद कश्मीर, और ये पंजाब से जा रहे हैं। यानी पंजाब से सैकड़ों लोगों को बसों में भर के आज़ाद कश्मीर पहुंचाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब वहां पे जलसा कर सकें और लोग कम दिखाई ना दें। मैं भी सोच रहा था, एक तो पहले ही बहुत थोड़े से लोग हैं, वो पंडाल को भर ही नहीं पाए, आधे से ज़्यादा पंडाल खाली था। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो भी बाहर से लाए गए थे। अभी ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका ताल्लुक लाहौर के करीब कसूर से है। ये वहां से तकरीबन को 200-250 लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ। फिर बाकी जगहों से भी ऐसे ही पहुंचाए गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही फार्मूले पर पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। वो अपने जाले इकट्ठे करके मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आते हैं और लाकर उन्हें एक जगह पे जलसा करवाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारे वोट मिलेंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। क्योंकि हुकूमत तो इनको बनाकर देनी है वहाँ पे मकामी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान ने। उन्होंने बताना है कि किसकी कितनी सीटें, किसकी कितनी सीटें, और कौन बनेगा वज़ीर आज़म और कौन बनेगा कौन सी वजारत के ऊपर वज़ीर। ये तो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और अगर इसका रास्ता किसी ने रोकना है तो आज़ाद कश्मीर की आवाम ने रोकना है। अभी तक तो वो इररेलीवेंट हैं, वो इनके जलसे जुलूसों में भी नहीं आ रहे। लेकिन जब वो रेलिवेंट हुए और मैदान में आए और उन्होंने इसके खिलाफ सख्त पोजीशन ली तो फिर इम्तिहान होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का भी। नवाज शरीफ ने ना जो तकारीर की उसके साथ पुरानी तकारीर मिलाकर लगाई हैं लोगों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने। यानी जो बातें नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले कश्मीर में खड़े होकर कही थी ना, सेम वही बातें, वही दावे, वही वादे और वही तकरीर नवाज शरीफ ने रिपीट कर दी, बिल्कुल वही सेम। तो 10 साल पहले जो आपको इक्तदार मिला था तब ये काम कर दिए थे, तब ये काम करने चाहिए थे ना। 10 साल पहले भी काम नहीं किया, आज भी काम नहीं किया, अभी भी आपकी सरकार बनी हुई थी, आपने काम नहीं किया। 15 साल से पीपल्स पार्टी और PMLN की आज़ाद कश्मीर में लगातार हुकूमत है, लेकिन 15 सालों में हराम है कि इन्होंने, बल्कि 15 साल नहीं हो गए, ज़्यादा हो गए, 20 साल के आसपास हो गए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो वादे किए हैं, हराम है कि इन्होंने कोई वादा पूरा किया हो। कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। और आज ये ऐसे तकरीरें करते हैं जैसे ये हमेशा से अपोजिशन में थे। नवाज शरीफ साहब ने ना कैप्टन सफदर को कहा कि ये जो बाबा है ना इसको नचाओ। ये वीडियो मैं देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी है, उसको आप पैसे वैसे दे रहे हैं, उसको आप लेकर आते हैं, ऊपर बुलाते हैं, बेटी बुलाती है, बाप कैप्टन सफदर को बुला के कहता है कान में कुछ, कैप्टन सफदर उस बाबे को जाके पकड़ के ज़बरदस्ती नचवाना शुरू कर देता है। वो बुजुर्ग आदमी है, उसको डांस करवा रहे हैं सिर्फ अपनी एक वीडियो के लिए। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वो वैसे नीचे भी नाच ही रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश पे उसको स्टेज पे चढ़वा के नचवाया है और उसके ऊपर नवाज शरीफ खुश हो रहे थे। ये ना इनकी मेंटेलिटी इतनी सी है, ये शुगलिया ख़ानदान है, शुगल वुगल ही लगाते हैं बस। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये बस हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मरियम नवाज ने कहा था कि 5 साल में एक थपकी तो कारकुन का हक होता है ना, एक थपकी आप उसे दे दें तो वो 5 साल के लिए दोबारा उसको एनर्जी मिल जाती है, फिर वो आपके लिए मरने मारने पर तुल जाता है। तो ये ऐसा रॉयल ख़ानदान है। यहाँ बरतानिया में कोई लीडर अगर किसी कारकुन के बारे में ऐसी बात कर दे ना तो वो कारकुन जाके अदालत में केस कर देगा
और ऐसी तैसी फेर देगा, लीडर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।